देखो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तुम लोग एक पार्ट कर चुका था पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन में सरप्लस कैपिटल मेथड। नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अ मैक्सिमम लॉस मेथड। मैक्सिमम लॉस मेथड वैसे जनरली सम्स में ना तुमको साफ साफ बोल देता है कि देखो तुमको सरप्लस कैपिटल मेथड यूज करना है। एंड सरप्लस कैपिटल मेथड का ही दूसरा नाम था रिलेटिव कैपिटल मेथड, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। मेंशन कर देता है नाम, बोल देता है मैक्सिमम लॉस मेथड यूज करो। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करना है तो इसको समझते हैं। नेक्स्ट मेथड इज मैक्सिमम लॉस मेथड। मैक्सिमम लॉस मेथड देखो मैक्सिमम लॉस मेथड क्या बोलता है पता है, वैसे सब चीज में ना अकाउंट्स में हमेशा हम बोलते हैं टर्म बेस्ड अकाउंटिंग है कि मैक्सिमम लॉस भी तुम लोग अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा उसको क्यों बोलता है मैक्सिमम लॉस। लेकिन क्वेश्चन कम्स टू सर इसको यूज कब करेंगे, इसको यूज करेंगे जब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होंगे। ठीक है, तो दिस मेथड इज एप्लीकेबल, दिस मेथड इज एप्लीकेबल is applicable when partners are insolvent or likely to be so। पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है या होने वाले हैं और likely to be so। पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट होने वाले हैं। इफ ऐसी कोई सिचुएशन तुमको सब में दिखाई दे तो इन सच अ सर्कमस्टांसेस यूज दिस मेथड। वैसे ये तो तुम लोग को टेक्निकल कंसेप्ट बता दिया, सम्स में आप लोगों को मेंशन रहेगा कि आपको क्या करना है, मैक्सिमम लॉस मेथड यूज करना है या सरप्लस कैपिटल मेथड यूज करना है, सम स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है इसमें करते क्या है। देखो इसमें प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेम है जैसा था वैसा ही है, बस हाँ कैपिटल रिपेमेंट में डिफरेंस आता है। जो मेथड आप डिस्कस कर रहे हो ना, सरप्लस कैपिटल मेथड या मैक्सिमम लॉस मेथड, किस लिए डिस्कस कर रहे हो, कैपिटल रिपेमेंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं। अदर्स का पेमेंट जैसे आपने पहले किए थे वैसे ही करेंगे। सरप्लस कैपिटल मेथड से क्या यूज किया था तुम, कैपिटल रिपेमेंट कैसे होगा, राइट। तो मैक्सिमम लॉस मेथड से क्या डिस्कस करोगे, कैपिटल रिपेमेंट कैसे होगा। तो दिस इज द डिफरेंस, अदर रिपेमेंट जैसे हो रहा था वैसे ही होगा। मतलब सबसे पहले किसको पेमेंट करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सबसे पहला पेमेंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आफ्टर दैट हम लोग किसमें मूव ऑन करेंगे, कोई भी लाइबिलिटीज है, प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज है या कोई अदर लाइबिलिटीज है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देंगे। आफ्टर सच पेमेंट क्या करोगे, पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करोगे। एंड लाइबिलिटीज एंड लोन का रीपेमेंट करते समय हम क्या करते थे, रेशियो ऑफ क्लेम में रीपेमेंट करते थे। मेरे पास 4 लाइबिलिटी है तो क्या पेमेंट एक लाइबिलिटी को पूरा करेंगे, नहीं, चारों को देंगे, इन द रेशियो ऑफ देयर क्लेम देंगे, राइट। पार्टनर्स लोन का रीपेमेंट होगा, देयर आफ्टर कम्स टू पार्टनर्स कैपिटल। एंड पार्टनर्स कैपिटल का रीपेमेंट करते समय तुमको देखना होगा पार्टनर सॉल्वेंट है, यूज सरप्लस कैपिटल मेथड, पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, यूज मैक्सिमम लॉस मेथड, राइट। तो इसमें करना क्या होगा, प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वैसे हम लिख दे रहे हैं वापस से भी, प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेम है वैसे प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट इज फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, realization expenses. Next payment will be for liabilities, external liabilities, external liabilities in the ratio of their claim, in the ratio of their claim. नेक्स्ट इसके बाद हम लोग प्रायोरिटी में मूव करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट इसमें चले जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट विल बी पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन विल बी पेड ऑल्सो इन द रेशियो ऑफ देयर क्लेम। मतलब पार्टनर्स 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर लोन देके रखे, एक 20,000 का, एक 10,000 का। तो जब आप कैपिटल लोन रीपेमेंट चालू करोगे 30,000 तक का अमाउंट किस रेशियो में पे करोगे, 2:1 के रेशियो में, राइट। चलो देखो, अब अगर पार्टनर्स लोन का रीपेमेंट करेंगे तो किस तरह करेंगे, अगेन इन द रेशियो ऑफ क्लेम, डन, सेम चीज है। अब लास्ट पोर्शन आता है दैट इज पार्टनर्स कैपिटल। इसको समझना होगा, तुमको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल का रीपेमेंट करते समय ये मान के चलना है इन सारे 1 2 3 का पेमेंट होने के बाद
जो भी पैसा बच रहा है वो फाइनल रियलाइजेशन है, मतलब हर बार बचेगा, तुमको तो पार्ट बाय पार्ट में पैसा मिलेगा ना। तो सपोज कर ले तुम पहला 3 का पेमेंट हो गया, उसके बाद तुम्हारे पास एक अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट का था उसमें 50,000 रुपया बचा, तो तुम मान के चलेगा, बस फ्यूचर तुम नहीं देखा है, तुम मान के चलेगा बस यही लास्ट है, यही अंतिम है, आगे कुछ नहीं मिलने वाला है, मतलब उसको मान लेगा यही फाइनल है। तो मैक्सिमम लॉस मेथड क्यों नाम है इसका पता है? क्योंकि तुमको मान लिया यही फाइनल है, और कैपिटल था सपोज कर लो 2 लाख 3 लाख 2 लाख, मतलब टोटल कैपिटल कितना था? 2 लाख 3 लाख 2 लाख 7 लाख था, और तुम क्या माना 50,000 ही मिलेगा जो पार्टनर्स को देना है, यानी पार्टनर्स 7 लाख का कैपिटल लगा के रखा है, मिलेगा कितना? 50,000। इसका मतलब क्या हुआ? 6.5 लाख रुपया लॉस। दैट इज द मैक्सिमम लॉस बिकॉज यू गॉट 50,000, 50,000 मिल चुका है, तो बैलेंस जो बचा 6.5 लाख, दैट इज व्हाट? मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस वही होगा, खत्म हो गया। बांट, लॉस को बांटते हैं ना, लॉस को किस रेशियो में बांटते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 7 लाख का कैपिटल है, 6.5 लाख का लॉस बांट दिया पीएसआर में, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो बैलेंस बचेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि तुम 50,000 को इनको पेमेंट किए हो। ठीक है, अभी समझो, फिर समझ करते और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? 50,000 का पेमेंट हो गया, फिर बैलेंस बचा कुछ 6.5 लाख ही बचेगा इन टोटल, इंडिविजुअल कुछ भी हो, इन टोटल 6.5 लाख बचेगा। फिर तेरे को 1.5 लाख रुपया मिल गया। अब 6.5 लाख कैपिटल है, 1.5 लाख मिला, तो तुम 1.5 लाख दे सकता है, लेकिन 6.5 लाख में तुम मान लिया कि 1.5 लाख ही फाइनल है, तो अगेन क्या हुआ? 6.5 लाख माइनस 1.5 लाख, मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 5 लाख। अगेन डिस्ट्रीब्यूट दैट 5 lakhs। तो दिस इज वाई इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम लॉस मेथड। हम लोग मानेंगे एवरी रियलाइजेशन इज द फाइनल रियलाइजेशन, और उसको क्या करेंगे? उसके चलते जो मैक्सिमम लॉस डिटरमाइन करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। तुमको पता चलेगा कैपिटल रीपेमेंट ऐसे हो रहा। ठीक है, तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल में लिखते हैं, आफ्टर मेकिंग, आफ्टर पेइंग 1 2 एंड 3, बिकॉज मैंने नंबरिंग दी है इसलिए मैं 1 2 3 लिख दे रहा हूं। आफ्टर पेइंग 1 2 3, every balance left, every balance left is treated as, is treated as final realization। हर बैलेंस लेफ्ट को तुम फाइनल रियलाइजेशन मानोगे। फाइंड आउट मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, distribute it in profit sharing ratio, distribute it in profit sharing ratio, profit sharing ratio में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। एंड ऐसा करने के बाद इट माइट बी पॉसिबल कि ऐसा करने के बाद किसी एक पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस आ जाए, इट माइट बी पॉसिबल। ठीक है, तो इन सच अ केस क्या होगा? तो नेक्स्ट आ जाओ। एनी नेगेटिव बैलेंस in any partner's account, इसको कौन बेयर करेगा? जैसे याद है नेगेटिव बैलेंस तुम लोग जो अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन कर रहा था उसमें कौन बेयर करता था? सॉल्वेंट पार्टनर। इन देयर अगर गार्नर वर्सेस मुर्रे है तो कैपिटल रेशियो, और अदरवाइज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां पे भी क्या होगा? वही नेगेटिव बैलेंस को कौन बेयर करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो एनी नेगेटिव बैलेंस इन एनी पार्टनर्स अकाउंट टू बी borne बाय other solvent partners in their capital ratio या profit sharing ratio as the case may be। as the case may be समझ में आया? कैपिटल रेशियो इफ यू आर अप्लाइंग गार्नर वर्सेस मुर्रे, इंडियन ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ यू आर अप्लाइंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। गॉट इट?
चलो अब नेक्स्ट आओ, इसको समझने के लिए अब तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। लेकिन एक पॉइंट और लिखो, दैट इज लास्ट पॉइंट। नाउ जो भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंस क्या होगा, कैपिटल रिपेमेंट होगा, क्योंकि लॉस एडजस्ट हुआ, जो बैलेंस बचा दैट विल बी द कैपिटल रिपेमेंट। बैलेंस लेफ्ट इज कैपिटल रीपेमेंट। बट ये चैप्टर ना मोनोटोनस है, तो ध्यान रखना इस चैप्टर को अगर तुम करते हो तो इस चैप्टर को करते समय एग्जाम टाइम में बोल रहा है, अगर करता है तो इसको लास्ट चॉइस में रखना, ठीक है, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करेगा तुम्हारा, इसको लास्ट चॉइस में रखना, ईजी है बहुत। अब अपने आते हैं सम में। तो देखो इसमें हम लोग कौन सा सम, 32 ना। एक सबसे पहले सम पढ़ के तुम लोग ये रीड करो कि सम्स में हम लोगों को करना क्या है। सम्स में मेरे को दिखाई दिया 3 पार्टनर्स है, 5:3 का रेशियो है, एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। सम्स में पार्टनर्स का पीएल अकाउंट भी दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस है, लॉस है, एंड साथ साथ उनका करंट अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस है, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है, मतलब देख के समझ में आ गया पार्टनर इंसॉल्वेंट है, मतलब हम लोगों को कौन सा मेथड यूज करना है, मैक्सिमम लॉस मेथड, ठीक है, मैक्सिमम लॉस मेथड यूज करना है। तो मैक्सिमम लॉस मेथड अगर यूज करेंगे तो किस तरीके से यूज करेंगे, पहले प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता है मेरे को पैसा कहां कहां से मिल रहा है। तो देखो यहां पे क्या दिया हुआ है कि तुम यहां पे बोल दिया, देखो कि तुमको 2000 रुपया, अ बिल फॉर ₹2000 वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक, ठीक है, डिस्काउंटेड हुआ है, फर्म डिसॉल्व हो रहा है ऑन द अबव डेट, एंड एसेट्स इस तरीके से रियलाइज हो रहे हैं। बोल रहा है 10 फेब को इतना पैसा मिला, 12 मार्च को इतना मिला, 10 अप्रैल को इतना मिला, एंड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है बीच में। 10 फरवरी को लैंड एंड बिल्डिंग, अच्छा 10 फरवरी को जो 30,000 मिला वो किससे मिला, लैंड एंड बिल्डिंग से। बीच में 11 मार्च को डिस्काउंटेड बिल को तुमको क्या करना पड़ा है, ऑनर करना पड़ा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहां पे जैसे यहीं पे किया हुआ, इस चीज को यहीं से बता देता है कि कैपिटल का फाइनल बैलेंस क्या है, ये अपने देख ले रहे हैं। तो ये यहां पे किया हुआ है, बहुत सिंपल सा चीज है, यहीं से दिखा दे रहा है। कैपिटल में तुम्हारे पास बैलेंस कितना दिया हुआ है, देखो पहले से डेबिट बैलेंस किसका, ऑन करंट अकाउंट इतना ही ना, 25,000, 6,000, 6,000, एंड तो बैलेंस कितना बचा, ये लोग बैलेंस निकाल दिया, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, तुम डायरेक्ट मूव ऑन करता। तो बैलेंस निकाला, ये लोग बोला देखो ऐसा करने के बाद एक का 15,000 का नेगेटिव बैलेंस, दूसरा का 36,000 का बैलेंस, तीसरे का 54,000 का बैलेंस। अब ये आ गया बस, है ना पीएल का डेबिट बैलेंस, उसको चार्ज कर दिए, उसको चार्ज किए, तो ये रहा अमाउंट चार्ज करने के बाद। तो बैलेंस जो बचा कितना बचा, दिस इज द फाइनल कैपिटल बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स, गॉट इट, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको यहीं पे, ये सबसे पहला काम तुम्हारा यही होगा, कैपिटल का बैलेंस तुम फाइंड आउट कर लोगे, ये फाइंड आउट करना है, ये तुम लोग के स्टडी मैट में दिया हुआ है, तुम लोग चाहो तो लिख लो कैपिटल बैलेंस, सॉल्व मत करना, लिख लेना कैपिटल बैलेंस एज पर स्टडी मैट, ये बैलेंस ले लिए, राइट। इसको निकालने में आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग मूव करेंगे, मेरे को कब कब कितना कितना अमाउंट रियलाइज्ड हुआ, साफ साफ सम में दिया हुआ है। यहां पे 10 फेब एक है, 12 मार्च एक है, बीच में 11 मार्च को क्या हुआ है, बिल डिस्काउंटेड बिल वाज ड्यूली ऑनर्ड। ड्यूली ऑनर्ड मतलब क्या हुआ, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कोई बताएगा, विष्णु जी बताएंगे। डिस्काउंटेड बिल ड्यूली ऑनर्ड हुआ, इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ बताओ तो जल्दी से, संस्कार तुम बता दे क्या होगा। बात कहां हुई, मार्च को तुम 11 मार्च लिखा है, ड्यूली ऑनर्ड ऑन 11 मार्च, हाँ तो 2014 ही तो है, अकाउंटिंग है 31 मार्च 14 एंड होगा, कुछ और है क्या अकाउंटिंग एंड। अरे वो तो बैलेंस शीट दिया हुआ है, फॉर्म बंद हो रहा है तो डिसोल्यूशन, तो हम बोला था ना ये पीस मिल, मतलब एक बार में पेमेंट थोड़ी होगा, पार्ट पार्ट पैसा चलता रहेगा, तो उससे मतलब नहीं, बोला इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ, डिस्काउंटेड बिल अगर ऑनर्ड होता है इसका मतलब क्या हुआ, पैसा किसको मिला, हम क्या किया था, बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया था, मेरे को रोहित से बिल मिला था, तो वो डिस्काउंटेड बिल था, बैंक का पीयूसी, ड्यू डेट आया, हम तो पीयूसी से डिस्काउंट करवा चुका है, ड्यू डेट पे पैसा कौन लेने जाएगा, बैंक पैसा देगा, पैसा लेने कौन जाएगा, हम जाएंगे ना, हम क्यों जाएंगे, हम तो बिल डिस्काउंट करवाया है, मेरे को तो पैसा मिल चुका है। जैसे समझो तुम लोग बिल से एक्सचेंज ठीक से नहीं कर रखा है, 2-5 मिनट का चीज है। देखो मेरे को रोहित से बिल मिला,
हम उसको पीयूसी जो बैंक का उसको दे दिया, तो जब बैंक को दिया तो बैंक से डिस्काउंट करवाया था ना, तो बैंक क्या किया, मेरे को पैसा दे दिया, मेरे को पैसा मिल चुका, बिल किसके पास है, पीयूसी के पास। जब ड्यू डेट आएगा तो बिल किसके पास है, पीयूसी के पास। पीयूसी किसके पास जाएगी, रोहित के पास। पैसा दो, रोहित पैसा दे दिया, मतलब बिल ऑनर्ड हो गया। जब रोहित पैसा दे दिया तो रोहित का ऑब्लिगेशन खत्म, और इसको पैसा मिल चुका है। अब ये मेरे से पैसा मांगेगी नहीं, मेरे बुक में कोई एंट्री होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर यही बिल डिसऑनर्ड हो जाता तो होता क्या होता पता है, पीयूसी इसके पास जाती है, मना कर देता। तो इनसे अच्छा केस पीयूसी क्या करती, पीयूसी इसको नहीं जानती है, इससे लड़ाई झगड़ा करता तुम नहीं, क्या कि मेरे से पैसा मांगती, हमको देना पड़ता, हम इसको पैसा देता। अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाता तो मेरे को बैंक को पैसा देना पड़ता, और हम किससे पैसा मांगेगा, हम रोहित से पैसा मांगेंगे। ये कंसेप्ट है। और ये तुम लोग याद है लास्ट टू लास्ट क्लास जब डिसोल्यूशन कर रहा था उसमें भी समझाया था। तुम लोग पढ़ता नहीं है, पढ़ना चालू करो अच्छे से, अब एकदम 24/7 पढ़ाई लिखाई चालू कर दो। नेक्स्ट, अब इसमें आओ, मतलब इसका कोई रोल ही नहीं है, ये बस टाइम पास के लिए तुमको दिया हुआ है। एग्जाम में ऐसी चीजें दिखे ना तो उसको सीधा स्ट्राइक ऑफ कर दिया करो। अब अपने आते हैं, मेरे को पैसा कब कब मिला, कैसे कैसे रीपेमेंट होगा। रीपेमेंट करने के लिए तुम ध्यान देना, यहां पे 8,000 रुपया तो उसके अकाउंट से मिल चुका ना, किससे मिला है, ए से मिला है, ठीक है। तो 8,000 रुपया ए से मिल रहा है, तो ए से रिसीव करेंगे, लेकिन कब मिल रहा है, 10 अप्रैल को, मतलब इस डेट पे, ठीक, 10 अप्रैल को मिल रहा है, ठीक है। अभी अपने आते हैं, मेरे को पैसा जो मिला उससे पेमेंट किस किस को करना है, पहला पेमेंट किसको होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है क्या, नहीं है, छोड़ दो। तो अब किसका पेमेंट करना है, मेरे पास देखो लाइबिलिटी में क्या क्या है, लाइबिलिटी में मेरे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है, लाइबिलिटी में मेरे पास वेजेस पेएबल है, लाइबिलिटी में मेरे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स है, जिसका टोटल अमाउंट कितने कितने का है, 38,000 है, देन कितना है 3,000 है, देन 20,000 है। मतलब इन टोटल देखा जाए तो कितना अमाउंट हो गया, 61,000। 61,000 का पेमेंट मेरे को किस रेशियो में करना है, 38:3:20 में करना है। गॉट इट, क्लियर। इसके बाद जो पैसा बचेगा किसको देना है, एज लोन। लेकिन इसमें भी गड़बड़ है, ये एज लोन भी क्या है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, क्योंकि तुम लोग को इन सब छोटा सा जो दिया रहेगा ना वर्ड उसको समझना होगा। यहाँ पे मिस्टर एज लोन नहीं लिखा हुआ है, मिसेज एज लोन लिखा हुआ है। एंड मिसेज एज लोन मतलब क्या हुआ, एक ही वाइफ का लोन। तो एक ही वाइफ का लोन पार्टनर का लोन नहीं है, थर्ड पार्टी लोन है, मतलब ये पूरा का पूरा थर्ड पार्टी है। तो सारा का सारा पेमेंट अपने को किस रेशियो में करना है, ये जो वैल्यूज रहेगी उसके रेशियो में करना है, राइट। तो पहले अपने पेमेंट करेंगे, फिर फाइनल रियलाइजेशन निकालेंगे। तो चलो नेक्स्ट आओ, इसको कैसे करना है, इसके लिए फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। फॉर्मेट में आओ, कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। तो कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट अगर हम लोग बनाते हैं तो हम लोग यहां पे थोड़ा सा फॉर्मेट में डिफरेंस रहेगा। कैपिटल वाला पोर्शन का जो कॉलम बनता था वो नहीं बनेगा अभी, कैपिटल का पेमेंट का कॉलम अभी बनेगा नहीं। तो यहां पे अपने क्या करेंगे, मेरे को किस किस को पे करना है, थर्ड पार्टीज को, उसका काम करना है। फॉर्मेट एक बार हम बना देता है, फिर तुम लोग देखना। पहला पार्ट तो हम लोग एक बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स। दूसरा पार्ट अमाउंट। तीसरा मेरे पास सिर्फ लाइबिलिटीज ही है, पार्टनर का लोन है क्या, नहीं है। एक लास्ट कॉलम जो रहेगा दैट इज बैलेंस। नाम लिख रहे हैं हम, देखो समझ लो। फर्स्ट वन इज पर्टिकुलर्स, सेकेंड वन इज अमाउंट, थर्ड वन इज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में हम इसको कॉलम्स में डिवाइड करेंगे, 4 लाइबिलिटीज है ना। and the last one will be balance for capital repayment। बैलेंस फॉर कैपिटल रीपेमेंट, इसमें हम लाइबिलिटीज में लेंगे। मेरे पास एक लाइबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट, मेरे पास दूसरी लाइबिलिटी है मिसेस एज लोन, मेरे पास तीसरी लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग वेजेस। विष्णु जी, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो कौन सा अकाउंट है,
रियल, पर्सनल, नॉमिनल या नहीं है? ये भी हंस, ये चीज़ हम कम से कम क्लास में 10 बार बता चुके है ना। तुम बताओ क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। एक नंबर चला जाएगा ऐसा गलती करेगा तो। छोड़ दो, अभी 10 बार बता चुका तो 11वीं बार में गलत बोल दिया तो 12वीं बार में भी गलत कर सकता है, नहीं होगा। बैलेंस फॉर कैपिटल रीपेमेंट, बैलेंस फॉर कैपिटल रीपेमेंट। मतलब कैपिटल के लिए फाइनल रियलाइजेशन निकालते जाएंगे, अच्छा ये होगा, अच्छा ये होगा, निकालते जाएंगे। बैलेंस फॉर कैपिटल रीपेमेंट, चलो सबसे पहला काम क्या करें, क्या क्या बैलेंसेस है उसको कॉपी करते हैं। बैलेंस अमाउंट में, मतलब कैश और बैंक का कुछ रुपया है क्या? अमाउंट में देखिए, कैश एंड बैंक में कुछ अमाउंट है क्या? कैश बैलेंस है 5000, कॉपी इट। देन लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है? 38, 38,000। मिसेज एज लोन 2000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 3000, क्रेडिटर्स 20,000। ठीक है, अभी तो कैपिटल रीपेमेंट के लिए कुछ मत लिखना, क्योंकि जो पैसा बचेगा वो बात करेंगे बैलेंस फॉर कैपिटल रीपेमेंट। अब बात करो पहला रियलाइजेशन कितने का आया है। फर्स्ट रियलाइजेशन कब हुआ है? 10 फेब को, और कितने का? 30,000 का। और ये क्या है? ये लैंड एंड बिल्डिंग ही तो रियलाइज किया है। तो चलो इसको आते हैं, ले लेते हैं। रियलाइजेशन ऑन 10th फेब 24 14, 10th फेब 14, रियलाइजेशन इज 30,000। मतलब तुम यहां पे इसको टोटल करना, तुम बोलना देखो भाई मेरे पास 35,000 रुपया है, ठीक है। अब इस 35,000 में तुम किस तरीके से पेमेंट करने वाले हो? बैंक ओडी नहीं, पहले अब आओ यहां पे आओ, लेस पेमेंट फॉर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का पेमेंट करोगी तो देख भाई तेरे पास लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए 35,000 ही आया है, लेकिन पेमेंट करना कितना है, इनका टोटल कितना हो रहा है? 63,000 ना टोटल, 63,000, बट पेमेंट 35 भी कर सकते हैं। तो क्या करें, इस 35,000 को 38:2:3:20 के रेशियो में पेमेंट कर देंगे, ठीक है ना गोलक? तो बताओ मेरे को कितना कितना अमाउंट है? पूरा 35,000 ही पे कर रहे हैं, बात बताओ कितना कितना पेमेंट होगा? 21,111। बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों पहले पेमेंट करेंगे? अच्छा मॉर्गेज है ना, एक सेकंड, वो हम ध्यान नहीं दिया था, कि तुम लोग भी ध्यान दो। तो हम तुम लोग को बताया था कि अगर कोई चीज मॉर्गेज हो तो मॉर्गेज हो तो उस मॉर्गेज किए हुए एसेट से जो भी रियलाइजेशन होता है उससे सबसे पहले किसका पेमेंट करते हैं? उसी लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं। याद है अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन करते समय किए थे। यहाँ पे ये हम ध्यान नहीं दिया, चलो इसको पहले क्या करना तुम, तब यहाँ पे डिफरेंस आएगा, बिकॉज यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग मॉर्गेज किया हुआ है किसके फेवर में? बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में। इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग से जो भी रियलाइजेशन होगा किसको पे करेंगे? बैंक ओडी का पेमेंट, पूरा का पूरा बैंक ओडी का पेमेंट हो जाएगा। अब मेरे पास कुछ अमाउंट बच रहे हैं, देखो बैलेंस तो मेरे पास कैश तो कुछ बचा नहीं, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट कितना बच गया? 3,000। इसका मतलब अब जो पेमेंट का रेशियो, अब ये अनसिक्योर्ड हो गया, अब बैंक ओवरड्राफ्ट इज अनसिक्योर्ड,
3,000 नहीं मिला ना, वो 3,000 अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड मतलब जैसे पैसा आएगा रेशियो में पेमेंट होगा, तो यानी 3:2:3:20। ठीक है, अब नेक्स्ट रियलाइजेशन कब हो रहा है? 12 मार्च को 53,000 का। तो रियलाइजेशन ऑन 12 मार्च 14, 53,000। नाउ मेक द पेमेंट। तो इस समय हम लोग क्या करेंगे? लेस पेमेंट फॉर लाइबिलिटीज। तो देखो भाई, मेरे को पेमेंट लाइबिलिटीज का कितना करना है? रेशियो की दरकार नहीं पड़ रही है क्योंकि पैसा सफिशियंट आ चुका है। मेरे को टोटल कितना पे करना है? देख, 28,000, 53,000 है, पूरा पेमेंट हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? 28,000 पे करेंगे। 28,000 पे करेंगे तो 3,000 ये पेड हो गया। समझ में आ रहा है ना सभी को? 2,000 ये पेड हो गया, फिर 3,000 ये पेड हो गया, देन 20,000 रुपया क्रेडिटर्स भी पेड हो गया। मेरे पास कुछ अमाउंट बच भी चुका है, तो वो बचने वाला अमाउंट यहां पे देखो किस तरीके से लिखेंगे। लाइबिलिटीज ऑल पेड ऑफ, बैलेंस लेफ्ट इज 53,000 माइनस 28,000, 35, 25। इसको ब्लॉक कर देना। तो 25 किसके लिए है? अब ये पैसा किसके लिए बचा है? कैपिटल रीपेमेंट के लिए। उठ के यहां चला जाएगा कि देखो बैलेंस लेफ्ट फॉर कैपिटल रीपेमेंट 25,000 रुपया, जिसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे फर्स्ट रियलाइजेशन। तुम बोलेगा सर ये फर्स्ट रियलाइजेशन तो नहीं है। फर्स्ट रियलाइजेशन फॉर कैपिटल रीपेमेंट, कैपिटल रीपेमेंट करने के लिए पहला रियलाइजेशन, कैपिटल रीपेमेंट करने के लिए पहला रियलाइजेशन। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ नेक्स्ट। आओ नेक्स्ट, कब कितना रियलाइज हो रहा है? नेक्स्ट 12,000 लास्ट है ना। अच्छा, अब तेरे पास ना इसमें एक छोटा सा अजम्पशन आएगा। वो अजम्पशंस क्या आएगा वो हम बता देते हैं। बहुत बेकार टॉपिक है, कंसेप्चुअल कुछ नहीं है, लेकिन टाइम पास करना है। देखो अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट इज 12,000 रुपया रियलाइज हुआ। अब 12,000 जो रियलाइज हुआ उसी समय देखो ऊपर में एक डेट लिखा हुआ है, 10 तारीख। कितना रियलाइज हुआ? 8,000। यहां पे ये बोला कि मेरे को पार्टनरशिप डिसॉल्व होने के बाद अबव डेट पे एसेट्स वेयर रियलाइज्ड इस तरीके से। तो अब मेरे को ये बताओ, ये मेरे को बता रहा है संस्कार नहीं, पोलस तो बता रहा है ये जो 12,000 है, इस 12,000 में क्या ये 8,000 भी तो रियलाइज हुआ है? क्या इंक्लूडेड है? नहीं है। क्यों नहीं है? एसेट से रियलाइज्ड हुआ है, पार्टनर से थोड़ी रियलाइज्ड हुआ है। क्लियर है ये चीज? और ये जो अमाउंट रियलाइज हुआ है किससे रियलाइज हुआ है? ये सिर्फ ए से रियलाइज हुआ है, तो ये ए के कैपिटल को इफेक्ट करेगा और किसी को इफेक्ट नहीं करेगा। राइट, तो इसको अभी टच नहीं करेंगे, लेकिन इसको फोकस में रखते हुए चलना है, क्योंकि जब अपने लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 10 अप्रैल वाले रियलाइजेशन का, ये फोकस में रखते हुए चलना है कि इसकी कैपिटल से एडजस्ट करना है। ठीक है, ठीक है, अब इसको छोड़ देते हैं। लास्ट रियलाइजेशन 10 अप्रैल वाला 12,000, तो ये 12,000 रियलाइज हो रहा है। रियलाइजेशन ऑन 12th April 14 and the amount is rupees 12,000। 12,000 ना, बट कोई लाइबिलिटी का पेमेंट तो मेरे को करना नहीं है। इसका मतलब ये किसके लिए है? कैपिटल के लिए। तो यहां पे लिखेंगे 12,000 रुपया सेकेंड रियलाइजेशन। एंड ये जो सेकेंड रियलाइजेशन करोगे उस समय तेरे को ध्यान रखना है कि वो जो अमाउंट मिला है ना उसका एडजस्टमेंट करना होगा। ये चाहो तो हम लोग अंडरलाइन रख रख के रखो कि हाँ ये रियलाइजेशन किसके लिए है? कैपिटल के लिए। मतलब कैपिटल के लिए मेरे पास दो बार पेमेंट आएगा, एक बार 25,000 का पेमेंट आएगा फर्स्ट रियलाइजेशन, दूसरी बार कितने का पेमेंट आएगा? 12,000 का सेकेंड रियलाइजेशन। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और इसमें मेरे को पता है कि यहां पे इन दिस सिचुएशन ₹8,000 रियलाइज्ड फ्रॉम ए, ये पता है मेरे को। ठीक है, अब इतना हो चुका है।
जब भी तुम लोग मैक्सिमम लॉस मेथड करोगे, पहले लाइबिलिटीज का पेमेंट जैसे करते थे, लोन तक का पेमेंट जैसे करते थे वो करोगे, और जो पैसा बचता रहेगा उसको कैपिटल का पेमेंट एक साथ जैसे सरप्लस कैपिटल में दिखाते थे ना, वैसे मत दिखाना, अलग से लिखते जाना कि इतना पैसा बच रहा है, किसके लिए, कैपिटल के लिए। डन। अब कैपिटल रीपेमेंट स्टार्ट करते हैं। कैपिटल रीपेमेंट, कैपिटल रीपेमेंट कितने पार्टनर्स हैं? ए बी सी। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, कैपिटल बैलेंस, जो तुमने कैलकुलेट करा है वो कैपिटल बैलेंस, ए बी सी। अब देखो करना क्या है, अब अपने आते हैं यहां पे कि सबसे पहले कैपिटल बैलेंस ले लेते हैं। बैलेंस, जो तुम कैपिटल बैलेंस ऑलरेडी जो हम यहां पे स्टडी मेट से लिया था उसको लेंगे। 25,000 नेगेटिव, 20,000 और 50,000। 30,000 50,000 है क्या? 25,000 नेगेटिव, 30,000 और 50,000। टोटल में देखा जाए तो कितना हुआ? 55,000। ठीक है। अब मेरे को वसीम बताएगा। वसीम, इन सच अ सिचुएशन, क्योंकि तुमको जो अमाउंट रियलाइज हुआ है 25,000 का पहला रियलाइजेशन है ना, क्या मान के चलते पता है? देखो कैपिटल का पेमेंट तो 55,000 करना है, मेरे को मैक्सिमम 25,000 ही मिल रहा है, यानी लॉस मैक्सिमम कितना होगा? हम मान लिए ये तुमको दिख रहा है कि 12,000 मिल रहा है, तुम मान के चलना ये 12,000 नहीं मिल रहा है, बस यही लास्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पार्टनर्स को 25,000 ही दे सकते हैं, तो पार्टनर का कैपिटल 55,000 का, हम 25,000 ही देंगे, तो उनको लॉस कितना बियर करना पड़ेगा? 30,000 का। दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, यही अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, ये तुम कैसे कैलकुलेट किए हो? तुम कैलकुलेट किए 55,000 का बैलेंस जो यू हैव गॉट इट फ्रॉम हियर, इसमें से माइनस क्या कर रहे हो? पहला रियलाइजेशन जो 25,000, फर्स्ट रियलाइजेशन, दिस वन इज फर्स्ट रियलाइजेशन जो मैंने वहां पे लिखा है। ये सब एग्जाम में लिखना नहीं है, तुमको नोट्स में देख के तुरंत समझ में आए इसलिए हम लिख रहे हैं। ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इज ₹30,000। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब लॉस को तुम किस रेशियो में बांटते हो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? चेक इट। 5:3:2। तो चलिए इसको बांट दीजिए 5:3:2। फिफ्टीन थाउजेंड नेगेटिव ना, लॉस मतलब नेगेटिव ही है, चाहो तो यहाँ नेगेटिव में लिखते हैं ना। 9,000 एंड 6,000। अब इसको एक काम करिए, टोटल करिए, तो देखो ये आया 25,000। पता चला देखो 25,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये 25 ही आया ना। अब 25 कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? इसका तो नेगेटिव आ गया सर 40,000। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट देम? इसका 21,000 पॉजिटिव, इसका 44,000 पॉजिटिव, राइट। अब रुक जाओ, हम क्या लिखवाया था स्टेप? देखना स्टेप्स पे ध्यान दो, तुम लोग को मेन चीज है स्टेप समझना। मैंने लिखवाया था फाइंड आउट मैक्सिमम पॉसिबल लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। कर दिया। अब जो नेगेटिव बैलेंस अगर आया पार्टनर्स का तो क्या करेंगे? अदर सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे ईदर इन कैपिटल रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां पे किस रेशियो में? कुछ बोला नहीं है। गार्नर वर्सेस मुर्रे अप्लाई करना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई करना है? गार्नर वर्सेस मुर्रे अप्लाई करते हैं ना, जो नॉर्मली वो अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते हो। वैसे पीएसआर अप्लाई कर सकता है, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तुम अप्लाई कर सकता है। जो भी करना नीचे नोट देना। ठीक है। तो हम लोग गार्नर वर्सेस मुर्रे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बाद जो बचेगा वो कैपिटल रीपेमेंट है। तो अगर मैं गार्नर वर्सेस मुर्रे अप्लाई करता हूं तो कैपिटल रेशियो कितना दिख रहा है?
यही तो है, 3:5। कैपिटल रेशियो इज 3:5। तो आप यहां पे क्या करोगे, एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव बैलेंस। तो यहां पे टोटल कॉलम में कोई रोल नहीं है इसका, 25,000 तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, टोटल कॉलम में कोई रोल नहीं है। ये 40,000 इसका जो है पूरा का पूरा सेट ऑफ होगा, मतलब खत्म हो जाएगा। और इस 40,000 को बियर कौन करेगा, 40,000 को सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे, 40,000 को सॉल्वेंट पार्टनर्स बियर करेंगे। कितना कितना बताओ, 40,000 इन द रेशियो ऑफ 3:5 और 25,000। देखो हुआ क्या, 25,000 रुपया ए को कुछ नहीं मिला, बी को कितना मिला, 21 - 15 6,000, और इसको बी सी को कितना मिला, 19,000। कैपिटल रीपेमेंट। वो तो अभी नहीं लाया ना, इसके बाद वाले में लेके आया ना। डन, कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो। यहां पे हाँ तुम लोग ये कर सकते हैं, कैपिटल रिपेमेंट कर रहे हैं ना, तो यहां पे लिख देना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ ₹25,000। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ ₹25,000, मतलब ये कैपिटल रिपेमेंट के लिए एक किस्सा कहानी खत्म हो चुका है। कैपिटल रिपेमेंट का एक किस्सा कहानी कंप्लीट, क्लोज्ड। ठीक है, मतलब तुमको सिर्फ इससे ये पता चला, देखो ये जो 25,000 रुपया है जो तुमको पहला रियलाइजेशन मिला वो किस तरीके से पेड हुआ। ए को कुछ नहीं दिया गया, बी को 6,000 दिया गया, सी को 19,000 दिया गया। गॉट इट, ये पता चला है तुमको। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, फिर से कैपिटल रीपेमेंट, क्योंकि सेकेंड रियलाइजेशन फिर आया है। कितने का आया है, 12,000 का। तो चलिए आइए फिर से लिखेंगे कैपिटल रीपेमेंट। कैपिटल रीपेमेंट इसमें तुम क्या कर रहे हो, 12,000 पे करोगे ना, 12,000 था ना। मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹12,000, मतलब कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन 12,000 का कैसे होगा, 12,000 रुपया किस किस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नाउ अगेन कॉपी द बैलेंस, अगेन सेम फॉर्मेट फॉलो होगा, बार बार फॉर्मेट बनेगा इसमें। तो अगेन फॉर्मेट बनेगा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी। देखो ये भी बहुत सिंपल है, टेक्निकल नहीं है, एक बार करते ही समझ में आ जाएगा, बट क्या है ना, टाइम वेस्ट करेगा तुम्हारा। अब बैलेंस लेंगे, ये बैलेंस पूरा का पूरा हम लोग को विष्णु जी बताएंगे। बताइए विष्णु जी। 25 30 से 50,000 आएगा कैसे, कहां से जो दिया है वही आएगा। यही सब तो तुम लोग थोड़ा अपना सेंस तुम लोग जरा सा भी अप्लाई नहीं करता है। तुम लोगों के पास सीए से एक लेटर ज्यादा है, एम, ये क्यों नहीं सोचता है। देखो वो निशा बताएगी, निशा तुम बताओ कैपिटल बैलेंस कितना बचा। गोलक थोड़ा सा तुम नीचे मुंह कर ले तो उसका चेहरा नहीं दिखाई, बताओ। अब बैलेंस कितना बचा 25,000 का पेमेंट करने के बाद। ए का कैपिटल बैलेंस 25,000 नेगेटिव था, तुम उसको कुछ भी पैसा दिया नहीं दिया, तो आज भी 25,000 नेगेटिव है। चीजों को समझने की कोशिश करो, ये आज भी 25,000 नेगेटिव है। ठीक है, बी का कैपिटल बैलेंस पहले कितना था, उसको कितना दे दिए,
6,000 दे दिए, है ना। तो उसके पास पहले से पैसा था 30,000, मैंने 6,000 दे दिया, तो बचा कितना? 24,000। ये सब ना कोई समझाएगा नहीं, ये सब तुम्हारे अपने आप समझने की चीज है, सम से बात करने वाला पार्ट है ये सब। और सी का कैपिटल बैलेंस कितना था? उसको कितना पैसा दे दिया? 19,000, तो बचा कितना? 31,000। टोटल करो। अब पहला काम, ये जो ए से मिला ना 8,000 रुपया, वो ए के अकाउंट में सेटल कर दो। रियलाइज फ्रॉम ए है ना, यहां पे क्या लिखेंगे? अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम ए, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम ए, कितना अमाउंट? 8,000। मिल गया, ये मतलब पॉजिटिव में रख रहे हैं। तो ऐसा करने से ये कितना बैलेंस बचा? 17,000 नेगेटिव, 24,000, 31,000। तो ये जो अमाउंट है तेरा बैलेंस जो 30,000 था, वो अब क्या हो जाएगा? 8,000 से बढ़ जाएगा। देखो कैपिटल बैलेंस कितना हो गया अब? 38,000। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अब नॉर्मल प्रोसेस में मूव ऑन करेंगे। नॉर्मल प्रोसेस इज, मेरे को कितना अमाउंट रियलाइज हो रहा है? 12,000। तो गोलक, लॉस कितने का होगा? कैपिटल का तुमको 38,000 पेमेंट करना है, तुम्हारे पास 38,000 नहीं है, 12,000 ही है पैसा देने के लिए। तो 38,000 माइनस 12,000, दैट इज द मैक्सिमम लॉस। 26,000। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस 26,000। इस 26,000 को बांट दीजिए इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। $13,000, 7,800, 5,200। ठीक है, तो और कुछ एक बार इसको टोटल करते हैं। कितना अमाउंट बचा? 12,000। 12,000 कैसे पेड हुआ? इसका तो 30,000 नेगेटिव हो गया। इसका कितना हुआ? 24,000 माइनस 7,800, और इधर माइनस 5,200। कितना कितना बैलेंस बच रहा है? हम्म कितना? 25,800, बट अगेन देर इज अ नेगेटिव बैलेंस। क्या करें? नेगेटिव एडजस्टमेंट इन देयर कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो चेंज नहीं होगा कि यहां पे अब तुम इससे रिलेट करेगा कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो तो जो था वही रहेगा। तो कैपिटल रेशियो क्या था? 3:5। देखो बांटो उसमें। 12,000 को हम लोग नहीं, नेगेटिव 30,000 को हम लोग बांट रहे हैं। 30,000, 30,000 को क्या क्या अमाउंट में बटेगा? देखो 3:5 ना, इन 3:5। बताइए विष्णु जी। हो गया ये? ठीक है, इसका नेगेटिव एडजस्ट हुआ, इनका बैलेंस कम हुआ। अब इसको करने के बाद अब फिर से इसका टोटल करो, बस हो गया तुम्हारा काम, सम कंप्लीट हो चुका है। 12,000 रुपया, एक सेकेंड रुक जा, 12,000 रुपया इधर तो नील हुआ, और इधर कितना? 4,950,7,050। इसको हम लोग क्या लिख देंगे? कैपिटल रीपेमेंट। बस सम खत्म, और कुछ नहीं कर सकते हैं। 12,000 रुपया बी को पेड हुआ 4,950, सी को पेड हुआ 7,050।
दिस इज द पार्ट. अब तुम बोलेगा सर बाद बाकी क्या, बाद बाकी कुछ नहीं, कंप्लीट हो चुका है, लॉस हुआ है. लॉस किसको बेयर करना पड़ा? लॉस बी को, ए को बेयर करना पड़ा. कितना? नहीं ए नहीं, ए को तो लॉस बेयर ही नहीं करना पड़ा, इज द इंस्टॉलमेंट वन. बी एंड सी को बेयर करना पड़ा 11,250 और 18,750 का. ठीक है, फाइनल लॉस ये रहा है. सॉरी सॉरी सॉरी, लॉस ये थोड़ी है, लॉस तो ऊपर वाला पोर्शन है. मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इनका इतना हुआ, सबका लॉस इतना है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, ए सिंस इंसॉल्वेंट था तो उसके चलते और लॉस बियर करना पड़ गया बी एंड सी को इतने इतने का. तुमको कुछ लिखना नहीं है, खाली समझना है. लॉस कितना हुआ था ऊपर देख, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इतना हुआ, जिसमें ए इंसॉल्वेंट है तो ए का 30,000 भी किसको बियर करना पड़ गया. कुछ लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा है. तो ये था तुम लोगों का मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड. डन, समझ में आया? अब एक सम देते हैं, अपने आप करो, छोटा वाला सम अपने आप करो तुम लोग. हाँ वही फाइनल लॉस. और फाइनल लॉस कौन सा है? दिस वन, दिस इज द फाइनल लॉस. बट यहां पे क्या हुआ, ये बंदा ए इंसॉल्वेंट है तो उसके चलते इधर ये लॉस भी इनको बियर करना पड़ेगा, मतलब बी एंड सी का लॉस बढ़ गया. चलो नेक्स्ट, ये छोटा वाला सम तुम लोग अपने आप कर दो. 33, चिटिंग मत करना, नीचे सॉल्यूशन है. बस संस्कार तुमको अब डांट खिलवाएगी ये पीयूसी, हाँ बात कर करके.